अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही थी अल्काइन के प्रिपरेशन मेथड्स के हवाले से। तो उसमें जो पहले दो मेथड हमने डिस्कस किए वो था डी हाइड्रोहलोजिनेशन विसिनल डाई हैलाइड की, और दूसरा था डी हेलोजिनेशन किसी टेट्रा हैलाइड की। आज हमने उस सिलसिले में तीसरा जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है उस पर बात करनी है, और वो है कोल्बे का मेथड। ये वही है जो आप अल्केन और अल्कीन में भी दो दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों मेथड्स के अंदर कोल्बे मेथड का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपने ज़रा बराए मेहरबानी अब ज़रा समझ लेना है अच्छी तरह, ताकि आपको रट्टा लगाने के बजाय तीनों मेथड्स की समझ हो कि तीनों में जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है उसमें डिफरेंस क्या है। मसलन अगर आप अल्केन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अल्केन की तैयारी में हम लेते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है और हमें अल्केन हासिल होगी। अगर आपने अल्कीन तैयार करनी है कोई, तो उसके लिए हम लेते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे हमें अल्कीन हासिल होती है। और अगर आपने कोई अल्काइन तैयार करनी है तो आपने सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेना है किसी अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उसके लिए जो आपकी बुक में उसने यूज़ किया है वो उसने पोटेशियम साल्ट मैलिक एसिड का इस्तेमाल किया है। आपको पता है कि यहाँ अगर O के साथ H लगा हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुकम्मल हो जाएगा, और इसी तरह O के साथ यहाँ हाइड्रोजन होती तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुकम्मल हो जाता, लेकिन हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल के एटम्स लगा दिए हैं, तो ये समझें कि मैलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट बन गया है, जिसका अपना नाम जो है वो पोटेशियम मैलिएट है। अब इस पोटेशियम मैलिएट साल्ट की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, जिसके नतीजे में हमें अल्काइन जो है वो हासिल होगी। अब इसी चीज़ को आपकी बुक में उसने ज़रा चेन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है वो दिखाया हुआ है कि मिसाल के तौर पर ये C डबल बॉन्ड O माइनस और पोटेशियम पे प्लस चार्ज, और ये जो CH डबल बॉन्ड CH था उसको यूं टेढ़ा करके नीचे को दिखाया गया है। तो ये पोटेशियम साल्ट मैलिक एसिड का जो है यानी पोटेशियम मैलिएट ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो इसने आयोनाइज हो के मैलिएट आयंस जो हैं वो अलग कर देने हैं, और जबकि पोटेशियम आयंस जो हैं वो यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो ये आयोनाइजेशन समझ लें कि शुरू हो गई साल्ट की, और ये मैलिएट आयन बन गया, और ये दो पोटेशियम आयंस जो हैं वो यहाँ से अलग हो गए। अब ये जो मैलिएट आयंस हैं ये आगे फिर जाएंगे एट एनोड, और एनोड पे जाके उन्होंने आपको प्रोडक्ट यानी कि अल्काइन बना कर देनी है। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन का अमल जो है वो रुनमा होता है। अब वो ऑक्सीडेशन का अमल किस तरह होगा, ये O के ऊपर ये माइनस का मतलब है कि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो मौजूद है, CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो ये इस तरह मैलिएट आयंस जो हैं अब इन्होंने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर से जो है वो लूज़ कर देना है। तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और इसी तरह CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया। अब अगले मरहले में ये फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ अब जाएगा रिएक्शन। अब ऑक्सीजन के ऊपर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये फ्री रेडिकल बन गया है, तो CH डबल बॉन्ड CH और इसी तरह ये C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, और अब ये आपको फाइनल प्रोडक्ट यानी अल्काइन बना कर देगा। कैसे बना कर देगा, अब आप ज़रा गौर से यहाँ देख सकते हैं, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इधर से ये ब्रेक हो जाएगा, और इसी तरह इधर से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो ये दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इसी तरह ये इधर से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन इधर रखेगी और इसी तरह ऑक्सीजन ऊपर से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी।
ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड डबल हो जाएगा तो ये भी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसी तरह ये इधर रखेगा तो यहाँ दरमियान में भी बॉन्ड डबल हो जाएगा, तो ये भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मालिक्यूल मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल मुकम्मल हो गए और ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन ऐसे यहाँ दरमियान में शेयर करके यहाँ बॉन्ड डबल की बजाय ट्रिपल कर लेंगी, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये आपको इथाइन या एसिटिलीन का मालिक्यूल जो है वो हासिल हो जाएगा। ये सारा कुछ एनोड पे होने वाला रिएक्शन है। जो कैथोड का रिएक्शन है वो आप बिल्कुल सेम वही कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं जो आपने अल्केन के अंदर और अल्कीन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और कैथोड का रिएक्शन जो है वो तीनों के अंदर सिमिलर होता है। तो ये था हमारा तीसरा मेथड कोल्बे वाला, जिसके ज़रिए हम अल्काइन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद उसने आगे आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अल्काइन की जो है वो भी समझाई हुई है कि अल्काइन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जा सकती है। ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इंडस्ट्री लेवल पे अल्काइन जो है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे इथाइन प्रिपेयर होगी अगर आप कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाना है तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको इथाइन जो है वो हासिल होगी। जबकि कैल्शियम कार्बाइड आपको कैसे मिलेगा तो उसका भी उसने तरीका बयान कर दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर होगा अगर आप लाइम यानी कि चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, अगर आप वो लाइम जो है उसका और कोक जो कि प्योर कार्बन को ही कहते हैं, तो आप अगर कोक जो कि प्योर कार्बन ही होती है और लाइम जिसको कि आप कैल्शियम ऑक्साइड या चूना कहते हैं उसका रिएक्शन करवाएं तो आपको कैल्शियम कार्बाइड जिसका फार्मूला CaC2 होता है वो हासिल हो जाएगा। जबकि ये रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे आपने करवाना होता है। तकरीबन बाज़ किताबों में 2000 डिग्री लिखा होता है, बाज़ जगह 2800 डिग्री भी लिखा होता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड बनेगा और ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फिर आपने अगले मरहले में इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा के तो इथाइन हासिल करनी है। ये तो बहरहाल मुख्तसरन रिएक्शन समरी थी। अब आप ज़रा इस रिएक्शन को इन डिटेल जो है वो समझ लें। कैल्शियम कार्बाइड जो है CaC2 जैसे मैंने उसका फार्मूला आपके सामने अभी लिखा, इसको अगर खोल के लिखें तो ये समझ लें कि यूं करके कार्बन का कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड और ये दोनों जानब ऐसे कैल्शियम के साथ कार्बन का बॉन्ड जो है वो बना होता है। अब आप ये समझ लें कि कार्बन और कैल्शियम आपस में यहाँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बना रहे हैं। जब आप इसका वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये पानी के दो मालिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तो ये वाटर मालिक्यूल हो गए दो। अब ये यहाँ पे भी समझ लें कि बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बनाया हुआ है। तो अगर ये यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक कर लें, ये यहाँ से ब्रेक कर लें, इसी तरह ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इतनी चीज़ यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी CaOH की ट्वाइस, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी उसके साथ फिर इथाइन का मालिक्यूल कैसे बनेगा। अब आप देख सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और दोनों कार्बन्स के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये यहाँ से दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, एक इधर से शेयर करेगा और हाइड्रोजन इसके साथ यूं बॉन्ड बना के मुंसलिक हो जाएगी, और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इस साइड से समझ लें कि आएगी और अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगी। तो ये आपके सामने इथाइन या एसिटिलीन का मालिक्यूल जो है वो बन जाएगा। जबकि जैसे ऊपर आपने समरी में देखा कि उसने फिर आपको जो पहली इक्वेशन दी है वो कैल्शियम कार्बाइड बनाने का तरीका भी समझाया है कि अगर आप लाइम या चूना जो है उसका कोक जो कि प्योर कार्बन की ही एक वैरायटी है उसके साथ रिएक्शन करवाएं तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिजली से चलने वाली फर्नेस यानी इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर,
तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। और यही कैल्शियम कार्बाइड मैंने आपके सामने यहाँ पे वो खोल के लिखा था और उसकी आगे वाटर के साथ रिएक्टिविटी के जरिए आप देख रहे हैं कि इस तरह इथाइन आपको हासिल होगा। तो ये अल्काइन के प्रिपरेशन मेथड थे। अब जो आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के एतबार से उसने फिर दोबारा चंद एक बातें जो हैं वो बयान की हैं कि अल्काइंस जो हैं इनकी क्या खसूसियात हैं। तो जैसा कि आपने अल्केन में भी देखा था कि शुरू के चंद मेंबर जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, उसके बाद अगले चंद एक मेंबर जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं, और उसके बाद देन आगे जब चेन लेंथ मजीद लंबी होती है तो सॉलिड शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं जो फैमिली के कंपाउंड्स हैं। अल्कीन में भी ऐसे ही था और अल्काइन में भी ऐसे ही है। वो कहता है कि ये कलरलेस यानी बेरंग, ऑडोरलेस यानी बगैर स्मेल के, सिवाय एसीटिलीन के जिसकी गार्लिक यानी कि लहसुन की तरह की स्मेल होती है, तो उसको छोड़ के बाकी जो है ये कलरलेस और ऑडोरलेस यानी बेरंग और बेबू होते हैं। जो पहले 3 मेंबर हैं इस ग्रुप के, मतलब इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये रूम टेम्परेचर पे जो है वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि अगले 8 मेंबर्स जो हैं यानी कि जिनमें 5 कार्बन से लेके 12 कार्बन तक अपना मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं चेन के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि 12 से भी बड़ी चेनों वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज वगैरह ये अल्काइन फैमिली में भी उसी तरह इंक्रीज करती जाती हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम बढ़ते हैं चेन के अंदर, या यूं कह लें कि जैसे जैसे चेन लेंथ जो है वो लंबी होती जाती है, मॉलिक्यूल हैवी होते जाते हैं, तो उसी तरह मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह बढ़ता जाएगा। और इसी तरह वो कहता है कि ये नॉन पोलर होते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं फौरन किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो इनकी तरह का ही हो, जैसा कि ईथर के अंदर, बेंजीन के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। यानी ये भी सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे नॉन पोलर ही समझे जाते हैं। तो इसलिए ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक के असूल के मुताबिक चूंकि खुद नॉन पोलर हैं तो ये अपने जैसे नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। उसके बाद जो रिएक्टिविटी है, वो रिएक्टिविटी आपने अल्काइन और अल्कीन वगैरह के अंदर भी डिस्कस की है। अब अल्केन और अल्कीन के अंदर भी आपने डिस्कस किया। अब वो आपको अल्काइन की रिएक्टिविटी बताने लगा कि अल्काइन के अंदर कार्बन एटम जो होते हैं वो इस तरह ट्रिपल बॉन्ड के जरिए आपस में मुत्तहिद होते हैं। तो चूंकि इनमें ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो चले मैं इधर चेन अभी खुली छोड़ देता हूँ, मतलब ये मैं एसिटिलीन का मॉलिक्यूल नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि इधर को भी और इधर को भी चेन जो है वो चल सकती है। हमने सिर्फ इतने हिस्से पे बात करनी है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन के एटमों के दरमियान पाया जाता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड और 2 जो हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो उस वजह से वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दोनों कार्बन एटमों के दरमियान जो है वो बड़ी हाई होती है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैद हैं, ठीक है। और वो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस वजह से ये इर्द गिर्द से दोनों अतराफ से कार्बन एटम जो हैं उनको यूं अंदर को खिंचाव पैदा होता है, यानी दोनों कार्बन एटम एक दूसरे को अंदर की तरफ जो है वो खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? असल में आपको ये चीज़ पता है, फर्स्ट ईयर में भी ये बात होती रही है कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो उससे ज़रा निस्बतन कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होती है। तो ये बॉन्ड लेंथ कम होने की मतलब यही रीज़न होती है कि ये जो इतना थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दरमियान में मौजूद है वो दोनों एटमों के न्यूक्लियसों को अंदर को खिंचाव डालता है। और आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ की तो डेफिनेशन ये होती है कि न्यूक्लियसों का दरमियानी फासला जो है वो बॉन्ड लेंथ होता है। तो लिहाजा जब दोनों के न्यूक्लियस अंदर को खिंचाव डाल के एक दूसरे के करीब होंगे तो इट मीन्स के बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और हमें यह भी पता है कि शॉर्टर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इट इज़, कि जितना बॉन्ड शॉर्ट होता है उतनी ही मजबूती उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो उस वजह से वो कहता है कि ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है दोनों कार्बन एटमों के, ये लेस एक्सपोज्ड, यानी ये इतना ओपन नहीं होता
इतना खुला नहीं होता ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इतना वाजे नहीं होता। लिहाजा कोई भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आ जाए जिसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से इस बॉन्ड को इतना ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएगी जितना ईजिली डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। लिहाजा अल्काइंस जो होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो अल्कीन्स के मुकाबले में निस्बतन कम समझी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन एटमों के दरमियान ये जो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या 6 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है, ये अंदर को दोनों के न्यूक्लियसों के करीब आ जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दरमियान में समझ लें कि कैद सा हो जाता है, और उसकी वजह से ये इतना एक्सपोज्ड या ओपन नहीं होता कि इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इन बॉन्ड्स को इतनी आसानी से ब्रेक कर सके। इसलिए ये अल्कीन्स के मुकाबले में निस्बतन लेस रिएक्टिव जो है वो समझी जाती है अल्काइन फैमिली। उसके बाद अगर हम रिएक्टिविटी की तरफ जाएं रिएक्शंस के हवाले से, तो जिस तरह अल्कीन्स ने 3 तरह के रिएक्शन हमने पढ़े कि वो शो करते हैं, एडिशन की कैटेगरी, ऑक्सीडेशन की कैटेगरी और पॉलीमराइजेशन, इसी तरह वो आपको अल्काइन के हवाले से भी 3 किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो देने लगे हैं। उसमें सबसे पहले उसी तरह एडिशन के रिएक्शन पे बात होगी, और पहला रिएक्शन वही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको आप हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो वो हाइड्रोजिनेशन पे अब सबसे पहले बात होगी। अल्कीन में भी हाइड्रोजन की एडिशन हाइड्रोजिनेशन है, अल्काइन में भी हाइड्रोजन की एडिशन हाइड्रोजिनेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्काइन के अंदर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, जबकि अल्कीन्स के अंदर जो है वो 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हुआ करता है। तो लिहाजा बस ये एक डिफरेंस है, और उसने ये चीज़ स्टार्ट में बयान भी कर दी है कि अल्काइंस भी उसी तरह एडिशन रिएक्शन देते हैं लाइक अल्कीन्स, जैसे कि अल्कीन्स देती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं बजाय 1 के। अब हाइड्रोजन की एडिशन सिंपली वही सारी डिटेल जो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्काइंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। मसलन जैसे आपको याद होगा बारीक पिसी हुई निकल मेटल का जिक्र पीछे 2 दफ़ा गुजर चुका है, रैनी निकल की शक्ल में भी और वैसे भी। और अगर निकल ना हो तो फिर आप प्लाटिनम, पैलेडियम, ये बारीक पिसी हुई, ठीक है जी, ये मेटल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पे जब 1 मॉलिक्यूल ऐड होगा अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन का, तो पहला मॉलिक्यूल ऐड होगा तो अल्कीन हासिल होगी, और उसी अल्कीन के अंदर जब एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा तो फाइनली आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको अल्केन हासिल हो जाएगी। सो ये उसने नीचे सिंपली 2 इक्वेशंस की शक्ल में बात बयान की है। हम चूंकि इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू पीछे कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल है, 1 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, 1 इधर ऐड हो जाएगी, और ये बन जाएगी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसी इथीन के अंदर जब आप एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो 1 हाइड्रोजन इधर और 1 इधर ऐड हो जाएगी, और ये हो जाएगा इथेन CH3CH3। तो यही चीज़ उसने नीचे 2 अलग-अलग स्टेप्स के अंदर बयान की है। बिल्कुल इसी तरह जो अगला एडिशन का रिएक्शन है वो हेलोजन की एडिशन है, जिसको आप हेलोजिनेशन कह सकते हैं। तो वो यही बयान कर रहा है कि 1 या 2 हेलोजन मॉलिक्यूल, ये X2 से मुराद हेलोजन के मॉलिक्यूल हैं, कि 1 या 2 मॉलिक्यूल हेलोजन के इसी तरह अल्काइन के अंदर ऐड किए जा सकते हैं, जिस तरह आपने हाइड्रोजन की एडिशन की है। ठीक है जी। जब आप 1 मॉलिक्यूल हेलोजन का ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको हासिल होगी वो केमिस्ट्री की ज़बान में जनरली एक डाई हैलाइड कहलाएगी, और अगर आप 2 हेलोजन के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट आपको हासिल होगी वो जनरली टेट्राहेलाइड कहलाएगी। तो जब आप हेलोजन की एडिशन करेंगे तो बिल तरतीब पहले आपको डाईहेलाइड हासिल होगा, और वो डाईहेलाइड से आगे टेट्राहेलाइड तक बात पहुंच जाएगी जब आप दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐड करेंगे। जैसा कि आप बार बार पीछे भी पढ़ते आए हैं कि सबसे बेस्ट रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन ही देते हैं, तो यहाँ भी उसने यही बात बयान की है कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो रेडली यानी जल्दी से फ़ौरन ऐड हो जाते हैं,
जबकि आपको पता है कि फ्लोरीन का रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। और आयोडीन का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो और रिवर्सिबल होता है, इसलिए उसको भी इस्तेमाल नहीं करते। तो अब उसने आपको जो इक्वेशंस दी हैं वो हाइड्रोजन की एडिशन की तरह सिंपल यानी कि इसमें है। आपके नोट करने वाली जो बात इसमें है वो ये है कि अगर आपको याद हो तो हमने पीछे जो हैलोजन की एडिशन अल्कीन्स के अंदर पड़ी थी, उसमें भी आपको याद होगा कि उसने कहा था कि किसी इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसके अंदर हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ भी ज़रा नोट करें कि उसने जो क्लोरीन की एडिशन की है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर ही की है, तो ये उसने दिखाया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो वहां मैंने आपको मैकेनिज्म समझाते वक्त बताया था कि ये दोनों एटम जो होते हैं ना हैलोजन के, वो ऑपोजिट साइडों से ऐड होते हैं, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट बनती। तो यहां भी अगर आप गौर करें कि एक एटम उसने नीचे से ऐड किया हुआ है और दूसरा एटम जो है वो ऊपर से ऐड किया हुआ है, और पहले स्टेप में उसने ट्रांस प्रोडक्ट आपको दिखाई हुई है कि ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। तो बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो जाएगा और एक क्लोरीन इधर से ऐड हो जाएगी और एक क्लोरीन जो है वो इधर से ऐड हो जाएगी। ये वो शय है जिसको हमने अभी ऊपर डाई हैलाइड कहा था कि ये डाई हैलाइड बनेगी। बाकी इसका जो नाम है वो अब आप राइट से या लेफ्ट से जिधर से मर्जी नंबरिंग शुरू करें तो ये 1-2 पोजीशन ही बनती है। तो ये 1,2 डाइक्लोरो ईथीन बनेगी। बाज़ किताबों में यहाँ ईथेन लिखा होता है, लेकिन ये 1,2 डाइक्लोरो ईथीन जो है वो आपको हासिल होगी। तो डाइक्लोरो ईथेन नहीं, डाइक्लोरो ईथीन है। अब आप इसके अंदर जब एक और मालिक्यूल ऐड करेंगे क्लोरीन का, मसलन जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये अब एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन ऑलरेडी लगी हुई थी। अब जब आप इसके अंदर क्लोरीन का दूसरा मालिक्यूल ऐड करेंगे तो वो फिर इसी तरह ट्रांस एडिशन ही होनी है, यानी कि एक जो है वो इधर से आ लगेगा और दूसरा जो है वो उधर से आ लगेगा। और ये अब 4 हैलोजन के एटम जो हैं वो समझ लें कि ऐड हो गए, और ऊपर नीचे 2-2 क्लोरीन्स जो हैं वो आपको लिखी नज़र आ रही हैं। तो ये राइट लेफ्ट जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लें। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो ये 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन वाली अल्केन ईथेन होती है ना, तो ये 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको इसमें हासिल हो जाएगी।